गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आईआईटी एडवांस के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये हम आईआईटी के साइट से ही हम लोग डाउनलोड किए हैं। सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए फुटबॉल ऑफ रेडियस आर इज केप्ट ऑन ए होल ऑफ रेडियस स्मॉल आर मिड ऑन द प्लैंक। सो तुम्हारे पास ये एक इंक्लाइन प्लेन है और इस एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज गिवन थीटा, और इसके ऊपर हम लोग एक स्फेरिकल बॉल को इस पॉइंट पे प्लेस किए हैं जिसका रेडियस स्मॉल आर तुम्हें गिवन है। ऑन वन एंड ऑफ द प्लैंक इज नाउ लिफ्टेड सो दैट इट्स गेट्स tilted making an angle theta from the horizontal as shown in the figure below. So अब हम लोग क्या करते हैं, इस वाले प्लैंक को धीरे धीरे ऊपर उठाना शुरू किए और इस एंगल की वैल्यू जो है ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है so that the football does not start rolling down to the plank satisfies figure is तो अब कह रहा है कि वो मैक्सिमम वैल्यू विदाउट थीटा जिसपे ये जो प्लैंक जो तुम्हारा स्फेयर है ये टॉपल ना करे, है ना। सो क्वेश्चन इज सेइंग दैट one end of the plank is now lifted so that it gets tilted making an angle theta for the horizontal as shown in the figure below. The maximum value of theta so that the football does not start rolling down. So इस पे रोल नहीं करना है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि इसका अगर हम एफवीडी ड्रॉ करते हैं इस स्फेयर का, तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं। तो पहला फोर्स जो इस पे लगेगा इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कारण नॉर्मल फोर्स दिखाओगे, that normal force will be in this direction, that this is your n1. Similarly यहाँ जो contact है यहाँ से भी normal force लगता है इस पे, that normal force is n2, and obviously इसका जो mg force है that mg force will act vertically downward. So ये mg force का direction है। अब इस पॉइंट के बाद अगर इसका टॉपलिंग हुआ या रोलिंग स्टार्ट होगा, जैसे जैसे तुम इसको इंक्लाइन करोगे तो रोलिंग जो है वो इस पॉइंट पे होना है। सपोज दिस पॉइंट इज योर ए and this point is your B. So इन तीनों फोर्सेस के कारण अगर तुम टॉर्क देखो about this point, क्योंकि इस पॉइंट के बाद टॉपलिंग होना है so इसके बाद रोटेशन होगा और ये नीचे गिरना शुरू करता, तो इस पॉइंट के बाद हम लोग नेट टॉर्क की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये जो N1 फोर्स है उसका डायरेक्शन इस साइड में ऑब्वियसली ये इसके सेंटर से पास करेगा, ये N2 फोर्स भी जो है वो भी इसके सेंटर से पास करता है, एंड mg फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड। सो अबाउट पॉइंट A जो टॉर्क की वैल्यू होगी N2 वाले टॉर्क की N2 का जो टॉर्क होगा वो A के बाद 0 होना है क्योंकि ये N2 इस पॉइंट से पास कर रहा था। सो ये N1 का टॉर्क इस स्फेयर को इस डायरेक्शन में रोटेट करवाना चाहेगा पॉइंट A के बाद। तो पॉइंट A के बाद N2 का टॉर्क 0 होना है, mg का जो टॉर्क है ये इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करवाएगा क्योंकि इस ए पॉइंट के बाद ये mg फोर्स इस डायरेक्शन में रोटेट करवाता, और ये N1 का जो टॉर्क है वो A के बाद इस डायरेक्शन में लग रहा है। सो ये दोनों टॉर्क के कारण ही ये A पॉइंट के बाद क्या हो रहा होगा, रोटेट करना स्टार्ट करता। तो अब तुम्हें देखना है, जैसे मान लो इसके बाद रोटेशन स्टार्ट हुआ, A पॉइंट के बाद जब रोटेशन स्टार्ट होगा तो क्या होता है, इस पॉइंट से कांटेक्ट क्या होना है, लूज होना है। जैसे ही ये रोल करना शुरू करेगा यहाँ से कांटेक्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो रिस्पॉन्सिबल कौन है इसको देखो, जब हम यहाँ पे स्फेयर को ड्रॉ करते हैं, इस स्फेयर का ये पॉइंट मान लो A है, mg फोर्स का डायरेक्शन ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा था, एंड ये जो दूसरा पॉइंट है हम बोले कि इस पॉइंट से जब ये रोल करना शुरू करेगा तो इस पॉइंट से कांटेक्ट जो है वो हट जाता। जैसे ही ये कांटेक्ट हटेगा तो मेन रिस्पॉन्सिबल कौन है इसको रोटेट करवाने के लिए, दैट फोर्स इज mg। जो mg का टॉर्क है वो टॉर्क इसको वापस इस डायरेक्शन में ला रहा है। ये फोर्स का, अगर ये फोर्स की वैल्यू 0 हो गई, जैसे ही इस पे टॉपलिंग शुरू हुआ, ध्यान से देखना जो पॉइंट बोल रहे हैं, इस ए पॉइंट के बाद इसका और इसका टॉर्क इसको रोटेट करवाएगा, जिसमें जैसे ही अगर रोटेशन स्टार्ट हुआ तो इस पॉइंट पे कांटेक्ट लूज होगा। कांटेक्ट लूज होने के कारण इस N1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जैसे ही 0 हुआ तो mg फोर्स इसको वापस इस डायरेक्शन में लेके आता। तो mg फोर्स बार बार इस स्फेयर को इस डायरेक्शन में मूव करवा रहा है। mg इसको इस डायरेक्शन में रोटेट कब नहीं करवा पाएगा, जब ये mg का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो इस पॉइंट A से इधर चला जाए। जब ये mg फोर्स इस डायरेक्शन में मान लो शिफ्ट हो गया तो mg का टॉर्क इस डायरेक्शन में आता और mg इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करवाना शुरू कर देगा। तो इसको अगर तुम्हें टॉपल करवाना है तो कंडीशन क्या हुआ कि इस पे जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे
यहाँ से जो mg फोर्स लग रहा होगा वो mg फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन जस्ट इस पॉइंट से पास करने लगे। सो mg फोर्स अगर ऐसे लग रहा है इस कंडीशन में, अब इसके बाद थोड़ा सा भी एंगल इंक्रीज करोगे तो mg जो है वो mg का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो इस पॉइंट से इधर की ओर पास करने लगेगा। तो और इधर पास होने के कारण mg इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करवाता और ये इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ आगे चला जाएगा। तो mg फोर्स इसको टॉपल करने के लिए कंडीशन क्या हुआ, mg फोर्स शुड बी अलोंग दिस लाइन, जो इस पॉइंट से यहाँ से पास करना चाहिए, इससे थोड़ा भी आगे गया तो ये टॉपल कर जाता। सो दिस इज द मैक्सिमम कंडीशन, जिस पॉइंट पे आके ये इससे आगे आने पे रोटेट करना शुरू करेगा। सो अब हमें ये पता चल गया कि mg फोर्स जो है वो ऐसे पास करना चाहिए। दिस इज द मैक्सिमम कंडीशन फॉर नॉट टॉपलिंग द स्फीयर। सो mg इस साइड लगा। अब mg का टॉर्क देखो, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट दिया हुआ था, दिस डिस्टेंस इज r, ये डिस्टेंस तुम्हें r गिवन है। दिस टोटल डिस्टेंस इज 2r, सो दिस डिस्टेंस इज r। सो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r है। ये वाला डिस्टेंस ये स्फीयर का रेडियस है, दिस इज योर r। एंड क्वेश्चन में दिस एंगल इज गिवन थीटा। सो इफ दिस इज थीटा, ध्यान से देखो, तो ये एंगल कितना होता है 90, दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये 90 माइनस थीटा, देन दिस एंगल विल बिकम थीटा। यहाँ से देख सकते हो तुम सिंपल ज्योमेट्री अप्लाई करके, इस वाले केस में ये एंगल थीटा है, ये 90, सो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, सो दिस इज आल्सो 90 माइनस थीटा, और इस ट्रायंगल में ये 90 है, सो दिस एंगल विल बिकम थीटा। सो अब इस ट्रायंगल में देखो कंडीशन क्या था, ये r है, ये स्मॉल r, सो इन दिस ट्रायंगल वी यूज sin थीटा एंड वी गेट sin थीटा इक्वल्स टू स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R, एंड दिस इज द कंडीशन। ये मैक्सिमम एंगल है जिसके बाद तुम्हारा ये स्फीयर टॉपल कर जाएगा। तो हम ये लास्ट बार एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। इस स्फीयर पे 3 फोर्सेस लग रहे थे, यहाँ का कांटेक्ट, यहाँ की कांटेक्ट और mg फोर्स। इस पे जो टॉर्क होता है, जो टॉपलिंग है, वो A पॉइंट के अबाउट होना है, इसलिए हम A पॉइंट के अबाउट सारे फोर्सेस का टॉर्क देखे। पहला mg का टॉर्क, वो इस स्फीयर को इस साइड रोटेट करवाता, इस नॉर्मल का टॉर्क इसको ये इस डायरेक्शन में रोटेट करवाएगा। तो ये दोनों टॉर्क हैं जिसके कारण ये टॉपलिंग होता। जब A पॉइंट के अबाउट टॉपल करना शुरू करेगा, यानी ये इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता, तो यहाँ से कांटेक्ट की वैल्यू 0 हो जाती। जब कांटेक्ट 0 हो जाएगा तो ये नॉर्मल फोर्स 0, और ये mg फोर्स अगर इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में पास कर रहा है, मतलब mg फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो इस पॉइंट से अगर इधर है, तो ये वापस इसको इस डायरेक्शन में मूव करवा देगा। तो ये स्फीयर कब टॉपल करेगा, जब mg का लाइन ऑफ एक्शन इस A वाले पॉइंट से इधर पास हो जाए। तो जैसे मान लो, ये लास्ट बार बता रहे हैं हम, यहाँ पे mg का लाइन ऑफ मोशन जो है वो ऐसे हो जाए और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये mg इस स्फीयर को इस डायरेक्शन में टॉपल करवा देगा। तो मैक्सिमम कहाँ तक ये स्फीयर रोटेट नहीं कर सकता है, तो मैक्सिमम mg फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन जब A पॉइंट से पास करेगा, यहाँ वाले पॉइंट से A पॉइंट से जब पास करता, तो ये मैक्सिमम कंडीशन है। तब तक के लिए mg का जो टॉर्क है वो इस डायरेक्शन में लग रहा था, सो यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट टॉपल नहीं करता। लेकिन इससे थोड़ा भी एंगल बढ़ाओगे तो ये mg वाला लाइन A से इधर चला आएगा, और जिसके कारण टॉर्क इस साइड आता, और दिस विल स्टार्ट रोटेटिंग ऑन दिस इंक्लाइन प्लेन। सो इट्स आंसर इज sin थीटा इज इक्वल्स टू r अपॉन कैपिटल R। सो फर्स्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा था। सेकेंड क्वेश्चन सेज a light disc made of aluminum, a non-magnetic material, is kept horizontally and is free to rotate about its axis as shown in the figure. So ये तुम्हारे पास एल्युमिनियम का डिस्क है और ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री है। कह रहे हैं a strong magnet is held vertically at a point above disk away from its axis। तो यहाँ पे एक मैग्नेट को रखे, on revolving the magnet about the axis of the disk, तो कह रहा है कि ये जो एक्सिस है इसके अबाउट अगर हम इस मैग्नेट को ऐसे रोटेट करना शुरू करें, है ना, इस डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू करेंगे, द डिस्क विल, फिगर इज स्कीमेटिक नॉट एंड नॉट ड्रॉन टू स्केल। मतलब कह रहा है कि जब हम इसको स्फीयर बोल रहे हैं, इस मैग्नेट को रोटेट करना शुरू करेंगे,
तो ये डिस्क कैसे मूव करेगा ये तुम्हें बताना है। तो नीचे ऑप्शंस गिवन है, रोटेट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोशन। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये देखो, ये मैग्नेट क्या चीज जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। इसको तुम टॉप व्यू देखो, अगर इस पॉइंट से हम देखते हैं डायग्राम को, तो तुम्हें क्या क्या दिखता है। यहाँ पे एक डिस्क है जो हम लोग ये बड़ा सा डिस्क है, चलो इस बड़े डिस्क को देखोगे यहाँ से खड़े होकर के, और जहाँ पे मैग्नेट है तुम्हें एक छोटा सा एरिया दिखाई देगा जहाँ पे इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जा रहा है। तुम अगर यहाँ से देखना शुरू करो तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डिस्क में अंदर की ओर जा रहे हैं। सो ये डिस्क यहाँ से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जाता हुआ दिखेगा। सो एट दिस पोजीशन मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड। अब तुम इस मैग्नेट को जब ऐसे रोटेट करवाओगे तो होगा क्या, जब हम इसको इस पॉइंट से, मान लो ये एरिया हम ले रहे हैं इस प्लेट का, और इसे तुम यहाँ से बाहर की ओर ऐसे रोटेट करवाना शुरू करो, तो इसके अंदर जो ये क्रॉस का अमाउंट है वो डिक्रीज करने लगा। पहले ये कॉइल समझ लो, ये एरिया ले लेते हैं, इस छोटा सा एरिया उसको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये मैग्नेट रखे, इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नीचे की ओर है। जब हम इसको ऐसे मूव करवाएंगे तो इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर होने लगेंगे, तो इसके अंदर क्रॉस का अमाउंट कम हुआ। क्रॉस का अमाउंट कम हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ये क्रॉस को इंक्रीज करना चाहेगा। जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है उसकी वैल्यू बढ़ाना चाहता, तो उसके लिए यहाँ पे क्या आता होगा, एस, ठीक है। एस से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, अंदर की ओर आएंगे। जैसे मान लो तुमसे बोले ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलते हैं, साउथ पे जाके टर्मिनेट्स होता है। तो यहाँ पे क्रॉस का अमाउंट कम हो रहा था, यानी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम हो रही थी, तो इसमें इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा कि वो क्रॉस के अमाउंट को बढ़ाए। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ अंदर वाले जो क्रॉस का मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ना चाहिए, और क्रॉस बढ़ने का मतलब क्या होगा, साउथ। सो द करंट विल फ्लो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर इस मैग्नेट को हम दूर लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे एस डेवलप हुआ बेसिकली, ये समझ में आ रहा है। जब हम इसको रोटेट करेंगे तो इस एरिया से क्रॉस का अमाउंट कम हो रहा है, सो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग वो क्रॉस वाले मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना चाहेगा। तो अंदर की ओर फील्ड लाने के लिए यहाँ पे क्या होता है, क्लॉकवाइज, है ना। सो फेस रूल से जानते हो क्लॉकवाइज करंट का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज करंट का मतलब क्या हुआ, साउथ पोल। तो यहाँ पे साउथ पोल डेवलप हुआ। अब जब इस मैग्नेट को दूर लेके जाओगे तो ये साउथ और ये नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। जैसे ये कॉइल है, इसको हम दूर लेके गए तो नॉर्थ यहाँ से दूर जा रहा है, तो ये साउथ डेवलप हुआ है इसमें, तो साउथ को ये नॉर्थ पोल अपनी ओर अट्रैक्ट करता। सो दिस डिस्क विल स्टार्ट रोटेटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है उसी डायरेक्शन में ये डिस्क भी रोटेट करना स्टार्ट करेगा। सो द मोशन ऑफ द डिस्क विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मैग्नेट। तो इसका जो ऑप्शन गिवन था वो हम चेक कर ले रहे हैं, देखो क्या क्या गिवन है। तो ऑप्शन गिवन था डिस्क इज रोटेट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट मोशन, ये गलत है। रोटेट इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेट्स मोशन। तो मैग्नेट जिस साइड जा रहा है उसी डायरेक्शन में तुम्हारा ये डिस्क भी मूव किया। सो इट्स आंसर इज बी। सो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखो क्या रहेगी, थर्ड ऑप्शन नॉट रोटेट, रोटेट तो करना ही है। फोर्थ ऑप्शन भी नॉट रोटेट, सो रोटेट कर रहा है, सो ये दोनों ऑप्शन गलत है। और रोटेशन किस डायरेक्शन में है, इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ मैग्नेट। अगर तुमसे इसी में ऑप्शन में ये कहता ना, जैसे मान लो सिंपल ये होता, इट्स टेम्परेचर विल रिमेन अनचेंज एंड इट्स टेम्परेचर विल स्लोली राइज, तो इस दोनों में अगर नॉट रोटेट ऑप्शन हटा करके तुम ये ऑप्शन अगर तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन होता तो उस केस में ये आंसर भी सही हो जाते। क्योंकि जब यहाँ पे तुम ये जानते हो प्लेट के ऊपर जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करवाते हैं तो उसके कारण एडी करंट डेवलप होता, और एडी करंट के कारण क्या डेवलप होते हैं, हीट, I²RT। सो यहाँ पे धीरे धीरे उसका टेम्परेचर राइज करेगा। लेकिन अगर केवल राइज करने वाला ऑप्शन होता, ये नहीं होता, तब तो इस ऑप्शन को भी हम लोग ऑप्ट करते। बट चूंकि क्वेश्चन में कह रहा है नॉट रोटेट, तो जिसके कारण ये आंसर क्या हो गया है, गलत हो गया। सो ये रोटेट करेगा। अगर कंप्लीट आंसर लिखना चाहते हो सब्जेक्टिव में, अगर मुझे लिखना होता तो हम इसको ऐसे लिखते, डिस्क विल रोटेट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट मूवमेंट एंड स्लोली द टेम्परेचर ऑफ द डिस्क विल इंक्रीज ड्यू टू एडी करंट। ठीक है, सो इट्स आंसर, जो तुम्हारा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आंसर जो है दैट इज योर बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा था, देखो ध्यान से। ए स्मॉल रोलर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, सो तुम्हारे पास ये रोलर है जिसका डायमीटर 20 गिवन है, हैज एन एक्सिल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर। सो तुम्हारे पास ये एक्सिस है जिसके बाद ये रोलर रोटेट करता, तो इसका तुम्हें ये वाला जो डिस्टेंस है, ये रेडियस हो गया तुम्हारे एक्सिस का, और ये जो बाहरी पार्ट है इसके और इसके बीच का ये डिस्टेंस तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है। कितना? तो डायमीटर इज 20, सो रेडियस विल बी 10, सो ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर एंड दिस डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर। ये वैल्यू जो है दिस इज गिवन 5 सेंटीमीटर। ये दो डाटा गिवन थे। आगे देखो क्या कह रहा है। It is on a horizontal floor and a meter scale is positioned horizontally on its axis with one edge of the scale on the top of the axle. So यहाँ पे जो तुम्हारा ये एक्सिल है इसके ऊपर हम लोग एक मीटर रखे, जो यहाँ पे साइड व्यू ऐसे करके दिखा रहा है, यहाँ पे इस मीटर को रखे हो। The scale is now pushed slowly on the axis so that it moves without slipping on the axle and the roller starts rolling without slipping. तो क्वेश्चन कह रहा है अब हम इस डिस्क को समझो, ये जो तुम्हारा रॉड है इसको हम आगे की ओर मूव करवाना शुरू किए, और जैसे जैसे मूव करवा रहे हो ये रोलर भी रोटेट करना शुरू किया, और रोटेट करने में तुमसे क्वेश्चन में ही कह रहा है कि कहीं पे स्लिपिंग नहीं हो रहा है। देख ठीक है, दिस इज विदाउट स्लिपिंग, बिना स्लिप किए हुए ये रोलर्स आगे की ओर मूव कर रहे हैं। आफ्टर द रोलर हैज मूव्ड 50 सेंटीमीटर द पोजीशन ऑफ द स्केल विल लुक लाइक। तो नीचे ऑप्शंस गिवन है कि यहाँ पे बताओ स्केल कैसा दिखेगा। तो क्वेश्चन में ये कहा कि ये जो तुम्हारा डिस्क है, ये मान लो हम ग्राउंड दिखाते हैं, यहाँ पे दिस इज द ग्राउंड, और इस ग्राउंड पे ये रोलर आगे जा रहा है। रोलर जब आगे जाएगा तो ये जो ऊपर का रॉड है ये भी आगे की ओर मूव कर रहा था, एंड सबसे पहला तो देखो कहीं पे भी स्लिपिंग नहीं हो रहा है, प्योर रोलिंग मोशन है। सो लेट द एंगुलर स्पीड ऑफ दिस इज ओमेगा एंड द लीनियर वेलोसिटी ऑफ दिस रोलर इज v। सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है उसको हम लोग v कंसीडर कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द बॉटम पॉइंट, we write this v is equals to omega times the capital R. We consider this as the capital R and this as the small r. So यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तुम्हारा क्या है, कैपिटल R, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है अगर ऐसे रोटेट करवाओगे तो इसको बैक साइड वेलोसिटी होगा, दैट वेलोसिटी इज ओमेगा इनटू r, रोटेशन के कारण ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, और एक वेलोसिटी आगे की ओर है v। सो यहाँ पे नो स्लिपिंग कंडीशन लगाए तो v इक्वल्स टू ओमेगा इनटू r आया, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा एज v डिवाइडेड बाय r। सो इतने एंगुलर स्पीड से ये डिस्क रोटेट करना शुरू किया। हमें इस पॉइंट पे देखना है, देखो ध्यान से, इस पॉइंट के पास वेलोसिटी कितनी होगी, तो जो कि ये ट्रांसलेट और रोटेट दोनों कर रहा था, सो ट्रांसलेशनल मोशन के कारण भी इसको आगे वेलोसिटी होगा और रोटेशनल मोशन के कारण भी इसको आगे वेलोसिटी होगा। तो इसके पास दो वेलोसिटी है। पहला वेलोसिटी देखो, अगर ये पूरा जो तुम लोग अगर रोलिंग मोशन पढ़े हो, ये पूरा ऑब्जेक्ट केवल अगर ट्रांसलेट करता तो इस वेलोसिटी के हर पार्ट को, इसको भी आगे की ओर वेलोसिटी मिलता v, ठीक है, इसको भी वेलोसिटी आगे v मिला, इस पॉइंट को भी वेलोसिटी v मिलता। दूसरा, अगर ये अपने पॉइंट के बाद एक्सिस के बाद ऐसे रोटेट कर रहा होता तो रोटेशन के कारण भी इसको आगे की ओर वेलोसिटी मिलेगा, एंड दैट वेलोसिटी इज ओमेगा इनटू r। सो ओमेगा एंड व्हाट इज द रेडियस, ये जो पार्ट है वो कितने बड़े रेडियस पे मूव कर रहा है, स्मॉल r है ना, दिस इज द स्मॉल r। सो ओमेगा इनटू स्मॉल r इज द ट्रांसलेशनल वेलोसिटी ड्यू टू द रोटेशनल मोशन। सो व्हाट इज द नेट वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो अगर हम इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मान लो हम p बोल देते हैं, सो द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p विल बी v प्लस दिस ओमेगा इनटू r, एंड v प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी निकाले हो, v अपॉन r, सो वी राइट हियर v divided by the r into the small r, so we have v plus v into, what is the small r value, the small r is 5 upon the capital R is 10, so 2v plus v, this comes out 3v divided by 2। so इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी 3v upon 2 के इक्वल है। so this point is moving with the speed 3v by 2, this point is moving with the speed v। नेक्स्ट देखो अब आगे का पार्ट क्या कह रहा था,
हमसे क्वेश्चन में बोला जो बड़ा वाला तुम्हारा ये है वो कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है आफ्टर द रोलर हैज मूव्ड 50 सेंटीमीटर। तो पहले तो ये निकाल लो कि ये रोलर जो बड़ा वाला रोलर है ये 50 सेंटीमीटर जाने में कितना टाइम लेता, उतने टाइम में हम ये निकाल लेंगे कि ये प्लैंक जो है कितना डिस्टेंस आगे मूव करेगा। सो डिस्टेंस फ्रॉम द क्वेश्चन एस इज इक्वल्स टू वी यूज यूटी फॉर्मूला। डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो 50 सेंटीमीटर, इसको 50 सेंटीमीटर जाना था। स्पीड ऑफ द रोलर इज v and into the time t. So we get the time t is equals to 50 divided by v, यानी 50 सेंटीमीटर ट्रेवल करने में उसको इतना टाइम लगा। अब मुझे ये देखना है इतने टाइम में ये वाला जो पॉइंट है जिसकी स्पीड कितनी है 3v/2, ये कितना डिस्टेंस आगे कवर करता। तो मैं ऐसे समझो ना, दोनों को अलग अलग कंसीडर करो, ये एक रोलर वाला पार्ट और ये एक रॉड वाला पार्ट। रोलर आगे जा रहा है और ये 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेगा विथ स्पीड v, और इसके ऊपर जो ये रॉड रखा हुआ है, रॉड की वेलोसिटी कितनी है इस पॉइंट की जो इसके कांटेक्ट में था, दैट स्पीड वाज 3v/2। तो तुम ये समझो कि ये जो रॉड है 3v/2 स्पीड से आगे की ओर मूव कर रहा है, और दोनों कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये मुझे फाइंड करना है। सो बड़े वाले का डिस्टेंस तो गिवन था 50, अब छोटा वाला जो ये पॉइंट बोल रहे हैं इसकी स्पीड हम लोग निकाल चुके हैं, तो देखते हैं कितना डिस्टेंस कवर करता। नाउ फॉर, चलो यहाँ लिखते हैं, now for rod या scale the distance covered will be s is equals to ut formula again, speed is 3v/2 and the time कितना लगा इसको 50 divided by v, इतने टाइम में देखना है मुझे कितना डिस्टेंस आगे जाएगा। so this 2 and 2 cancel, we get 75 centimeter. So this rod moves by a distance of 75 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग ये समझ में आ गया रॉड 75 सेंटीमीटर आगे जाएगा, और ये जो पार्ट है रोलर वो कितना सेंटीमीटर आगे जा रहा है 50 सेंटीमीटर। तो अब इसके ऑप्शन को चेक करते हैं, देखो ऑप्शन क्या कह रहा था। सो तुम्हारे पास ये 4 ऑप्शन गिवन है, देखना हम ये रब कर रहे हैं कैलकुलेशन। तो इस केस में अब तुम ऐसे समझो कि ये जो रोलर है ये कितना डिस्टेंस कवर किया, बड़ा वाला रोलर दिखा रहा है, दिस हैज कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा था, मान लो पहले यहाँ था, ये आगे जाकर के 50 सेंटीमीटर आगे गया, और रॉड कितना सेंटीमीटर आगे गया है। रॉड का अगर अगले वाले पॉइंट को देखोगे तो पहले कहाँ था रॉड का अगला पॉइंट, यहाँ पे, और रॉड का अगला पॉइंट कितना डिस्टेंस आगे जाएगा 75 सेंटीमीटर। हम लोग ये एक्सप्लेन कर चुके हैं, rod has moved 75 centimeter in the time in which this roller has moved the 50 centimeter distance। तो अब हम रोलर को उसके पार्ट को देखते हैं, रॉड वाले पार्ट को। तो रॉड वाला पार्ट का अगला पॉइंट जो है वो 75 सेंटीमीटर आगे गया, वो भी यहाँ पे था और ये भी यहाँ पे था। ध्यान से देखो, हम डायग्राम दोबारा बता दे रहे हैं। ये जो कंडीशन है, रॉड का अगला पार्ट यहाँ पे है, रोलर भी अभी इस पोजीशन पे है, और दोनों को इंडिपेंडेंट मूव करवाओ। रोलर भी 50 सेंटीमीटर आगे लेके जाओ, और इसका जो अगला वाला पॉइंट है उसको 75 सेंटीमीटर आगे लेके जाओ। तो ये यहाँ से जो कि हम यहाँ दिखा रहे हैं ये 50 आगे गया, और इसी पॉइंट पे तुम्हारा ये था, इसको कितना डिस्टेंस आगे जाना है, दिस पॉइंट हैज टू मूव 75 सेंटीमीटर, जो अभी पीछे डिस्कस किए थे। सो इस पॉइंट को 75 आगे लेके जाओ। तो दिस पॉइंट मान लो यहाँ से यहाँ गया, और ये टोटल डिस्टेंस है 75 सेंटीमीटर। तो अब मुझे ये बताओ, इसके रिस्पेक्ट में, जो हमें तो रोलर के रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंसेस गिवन है ना, तो इस रोलर के रिस्पेक्ट में कितना आगे बढ़ा तुम्हारा रॉड का अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट जो है रॉड का, ये कुछ आगे चला गया, अगला पॉइंट इसके रिस्पेक्ट में 25 सेंटीमीटर आगे जा रहा है। यहां से यहां तक 75, यहां से यहां तक 50। सो दिस एक्स्ट्रा डिस्टेंस दैट हैज मूव्ड बाय द रॉड इज 25 सेंटीमीटर। सो जो भी डायग्राम इसको फॉलो कर रहा है, यहाँ पे एक ऐसे रोलर था, तो ये वाला डायग्राम जिसमें भी होगा वो आंसर होना है। सो देखो ये 50, सो ये 50-50 नहीं हो सकता ये आंसर सही है, क्योंकि यहाँ से देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के बीच का डिस्टेंस कितना है 75। सो दिस एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर्ड इज 25। सो दिस आंसर मैचेस विद द बी। सो योर आंसर इज बी। ठीक है,
तो इसमें ये तुम्हारे प्योर रोलिंग मोशन जो रोटेशनल मोशन है उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बी को थर्ड क्वेश्चन हम लोग पहले रीड करते हैं। कह रहा है a coil of radius r and n turns has a negligible resistance as shown in the schematic diagram। ये diagram given है, पहले हम complete क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। Its two ends are connected to two wires and it is hanging by those wires with its plane being vertical। तो इसके साथ एक हम लोग coil को connect कर रहे हैं जिसको vertically रखे हो। The wire are connected to a capacitor with charge Q। So ये capacitor है, इस पे चार्ज कितना था Q through the switch। So इस पे Q चार्ज है इनिशियली और इस Q के साथ हम लोग ये स्विच कनेक्ट किए हुए हैं। The coil is in a horizontal uniform magnetic field B not parallel to the plane of the coil। Magnetic field जो है इसके coil के plane के parallel है। When the switch is closed, the capacitor gets discharged through the coil in a very short time। तो जब हम इसको स्विच को क्लोज करते तो आगे सर्किट क्लोज दिया हुआ है और उसके कारण ये जो चार्ज है वो डिस्चार्ज होना शुरू हुआ। बाय द टाइम द कैपेसिटर इज डिस्चार्ज फुल्ली, कह रहा है कि जब कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम गेन्ड बाय द कॉइल विल बी। तो कह रहा है कि बताओ ये कॉइल कितना एंगुलर मोमेंटम गेन करेगा। तो पहले हम डायग्राम को ऊपर लाते हैं। देखो तुम्हारे पास ये डायग्राम गिवन है एंड इस डायग्राम में क्वेश्चन में क्या क्या बोला ये ध्यान से देखना। इस कैपेसिटर पे जो चार्ज था दैट चार्ज वाज Q, मान लो यहाँ पे प्लस ये माइनस, ये स्विच को क्लोज किए। स्विच क्लोज करने के कारण यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू करता। सो लेट द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इज I। सो इस पूरे सर्किट में I करंट फ्लो कर रहा है। सो I करंट इज फ्लोइंग। मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन हॉरिजॉन्टल और ये कॉइल कैसे रखा था वर्टिकल प्लेन में। सो ध्यान से देखना, ऐसे कॉइल है, इस तरह से कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड है और इसमें करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है। तो सबसे पहले तो एट एनी इंस्टेंट करंट अगर तुम निकालना चाहो तो करंट क्या होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सो वी राइट द फॉर्मूला ऑफ करंट I इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय T। सो मान लो T Q रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज I इक्वल्स टू Q अपॉन T है, इतना करंट है किसी भी टाइम पे। नेक्स्ट वन ये करंट फ्लो कर रहा है। करंट जब फ्लो किया तो इसमें क्या चीज डेवलप होगा, पहले हम टॉर्क निकालते हैं कि कितना टॉर्क लगता। ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्या चीज जनरेट करेगा टॉर्क, और टॉर्क के कारण क्या निकाल सकते हैं हम लोग एंगुलर मोमेंटम। जो मुझसे कैलकुलेट करने बोला कि एंगुलर मोमेंटम बताओ कितना होगा। तो टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम आपस में रिलेटेड है, जैसे फोर्स एंड लीनियर मोमेंटम आपस में रिलेटेड थे। फॉर्मूला क्या है, फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इज द फोर्स। और यहाँ से अगर हमसे कहता मान लो किसी पार्टिकल पे कोई फोर्स लगा रहे हो तो डेल्टा P कैसे निकालते, डेल्टा P इक्वल्स टू F इंटू डेल्टा T, दिस इज द चेंज इन मोमेंटम। सेम वे में यहाँ पे अगर हम टॉर्क कैलकुलेट कर लें तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क इक्वल्स टू dl डिवाइडेड बाय dt, ऐसे लिखते हो। रेट ऑफ चेंज ऑफ जैसे फोर्स लिखते हो उसी तरह से टॉर्क लिखेंगे, टॉर्क इक्वल्स टू dl अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टॉर्क इनटू dt। सो इस कंसेप्ट का हम लोग यूज करेंगे कितना जो एंगुलर मोमेंटम है ये गेन करता। सो सबसे पहले तो हम लोग टॉर्क फाइंड करते हैं, फिर इस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। सो टॉर्क की वैल्यू कितनी होनी है, तो किसी भी करंट कैरिंग लूप में टॉर्क कितना लगता है, तो टॉर्क इज इक्वल्स टू m क्रॉस b, mb साइन थीटा, है ना। सो यहाँ पे लिखते हैं टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड लिखोगे दैट मैग्नीट्यूड इज m b साइन एंड थीटा। पहले फॉर्मूला लिखते हैं, m का वैल्यू क्या होगा, तो अगर ये करंट कैरिंग लूप है मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता था ANI, है ना, NE। सो A व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस लूप, सो एरिया इज पाई r स्क्वायर, ये r तुम्हें गिवन है क्वेश्चन में। सो A नंबर ऑफ टर्न्स n एंड द करंट की वैल्यू अभी हम I लिख रहे हैं। सो एरिया n and I, this is A and I is the m, then the magnetic field is B naught, this one m b and sine, what is the angle theta,
एम क्या, इसमें थीटा क्या था, थीटा इज द एंगल बिटवीन एम वेक्टर एंड बी वेक्टर। एम वेक्टर मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, इस डायरेक्शन में अगर करंट मूव कर रहा है तो अपने राइट हैंड के 4 फिंगर्स को टर्न करो, एम का डायरेक्शन इस थंब के डायरेक्शन में है, सो एम इज आउटवर्ड, magnetic field is in this direction, so angle between m and b is 90 degree, so here we write sin 90, so sin 90 is 1, so pi r square n I into b naught, this is the torque, magnitude of torque acting on this coil, so torque निकाल लिए, और अभी हम एक्सप्लेन किए थे कि torque निकालने के बाद मुझे क्या करना है ये फॉर्मूला यूज करो, so the angular momentum gain dl is equals to टाउ इंटू द dt आता, dt या t जो भी कंसीडर करना चाहते हो, तो टॉर्क की वैल्यू इतनी आ गई, पाई आर स्क्वायर एन आई इंटू बी नॉट, दिस इज द टॉर्क पार्ट मल्टीप्लाइड बाय द टाइम टेकन इज लेट t। अब हमें I की वैल्यू हटाना है क्योंकि क्वेश्चन में I नहीं गिवन था, क्वेश्चन में कह रहा था ये टोटल चार्ज Q है, सो वी राइट हियर इन प्लेस ऑफ I वी राइट Q अपॉन T, सो दिस इज पाई आर स्क्वायर एन बी नॉट इंटू T and the value of I is equals to Q upon T, so this part T and T cancel, so this is the gain or the change in angular momentum। initial angular momentum कितना था, 0, रेस्ट में था, और final angular momentum, so this is the gain part and its value is pi r square n b naught into the Q, so this is the value। अब देखो ऑप्शन में कौन सा है, अभी आगे राइज करते हैं। इसमें जो आंसर आ रहा है तुम्हारा पाई आर स्क्वायर एन बी नॉट क्यू, सो पाई आर स्क्वायर एन बी नॉट क्यू, सो इट्स आंसर इज बी, ठीक है, सो इसका आंसर तुम्हारा बी आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5th क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन तुमसे कह रहा था, a parallel beam of light strikes a piece of transparent glass having a cross section as shown in the diagram। so तुम्हारे पास ये एक ग्लास का स्ट्रक्चर है, इस तरह का ग्लास है, और इसके ऊपर पैरेलल बीम ऑफ लाइट को फॉल करवा रहे हो। करेक्ट शेप ऑफ द इमर्जेंट वेव फ्रंट विल बी, तो कह रहा है कि इन ये जो ऑप्शंस गिवन है इनमें से बताओ वेव फ्रंट करेक्ट कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। सो वेव फ्रंट हम लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़े हैं, वेव फ्रंट होता क्या है, वेव फ्रंट इज द वेव फ्रंट ड्रॉ करने का तरीका बताते हैं, वेव फ्रंट कैसे निकालते वो सब नहीं, हमें अभी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। वेव फ्रंट होता क्या है, वेव फ्रंट हमेशा वेव वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है ना, ये हम लोग जानते हैं। जैसे रे ऐसे कवर होता इस तरह से, कन्वर्जिंग रे है और तुमसे पूछते कि इसके कारण वेव फ्रंट ड्रॉ करो, तो वेव फ्रंट इस वेव की जो वेव वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर, ऐसे इसके परपेंडिकुलर जब सबको मिलाओगे यू विल गेट दिस टाइप ऑफ वेव फ्रंट। तो तुम लोग ये लेंस में जैसे मान लो तुम्हारे पास ये कन्वर्जिंग लेंस होता और इस पे पैरेलल रे को लेके जाओ तो हम रे का पाथ जानते हैं, रे कैसे मूव करता, यहाँ पे स्ट्रेट इस पॉइंट पे जाकर के ऐसे कन्वर्ज होता, तो रे ऐसे कन्वर्ज हो रहा है। तुमसे कहा कि वेव फ्रंट ड्रॉ करो, इसके बाद का क्या होगा, so, इसके बाद की वेव फ्रंट इस लाइन पे परपेंडिकुलर, ये वेव का डायरेक्शन है, इसके परपेंडिकुलर वेव फ्रंट होगा, इसके परपेंडिकुलर वेव फ्रंट, इसके परपेंडिकुलर, सो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ वेव फ्रंट, है ना। तो सेम वे में यहाँ पे तुम्हें वेव फ्रंट ड्रॉ करना था, और वेव फ्रंट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तुम्हें रे का पाथ पता होना चाहिए कि रे कैसे पास करेगा इस ग्लास वाले मीडियम को। तो देखो इस ग्लास को ना तुम 3 पार्ट में कंसीडर कर सकते हो। एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक कंसीडर कर लो और ये तुम्हें दिखेगा, दिस इज द प्लेन पार्ट, दिस इज द कॉन्वेक्स पार्ट, इसको हम लोग बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो ये एक तरह का ऐसे टाइप का कॉन्वेक्स लेंस है। ये वाला जो बीच वाला पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज योर कॉन्केव लेंस, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो है ये कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करेगा। फिर ये जो नीचे वाला पोर्शन है, दिस पार्ट, दिस इज योर अगेन द कॉन्वेक्स लेंस। सो कॉन्वेक्स लेंस मीन्स कन्वर्जिंग, अगर ये एयर में रखा हुआ है तो ये कन्वर्जिंग लेंस होगा, और कन्वर्जिंग लेंस जब रे यहाँ से पास करेंगे तो ये कन्वर्ज होते।
यहाँ से रे डाइवर्ज होंगे, यहाँ से रे अगेन कन्वर्ज होते। यहाँ पे हम कोई दो रे लेके कंसीडर करते हैं, मान लो एक रे ऐसे लेके आए, एक रे और ले लो, ये रे आगे आने के बाद इस पार्ट से कन्वर्ज होंगे। सो कन्वर्ज होंगे तो रे ऐसे कन्वर्ज होता है ना। और अभी बताए थे कन्वर्जिंग के केस में वेव फ्रंट ड्रॉ करोगे तो कैसा आएगा। चलो पहले हम रे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से एक रे और लेके आओ, एक दूसरा रे ये लेके आओ, ये रे यहाँ पे आके क्या होता है डाइवर्ज, है ना। दिस इज योर डाइवर्जिंग लेंस। तो डाइवर्जिंग लेंस में रे दूर जाएंगे, सो ये रे ऐसे मान लो डाइवर्ज हुए। थर्ड वन, इस वाले मीडियम से जब रे पास कर रहा होगा तो रे ऐसे आया, और यहाँ पे भी रे क्या होना है, दिस विल कन्वर्ज। सो ये कन्वर्जिंग लेंस है, सो यहाँ पे रे ऐसे कन्वर्ज होते। अब वेव फ्रंट ड्रॉ करो। यहाँ पे वेव फ्रंट क्या होगा, इस रे के परपेंडिकुलर, इस रे के परपेंडिकुलर, तो तुम्हें ऐसा वेव फ्रंट मिलता इस तरह का, ठीक है। ऑप्शन में तुम्हें एक ही लाइन ड्रॉ करना है वेव फ्रंट का, इसलिए हम एक ही पार्ट ड्रॉ करें। बहुत सारे भी ड्रॉ कर सकते थे बट एक को कह रहा है ड्रॉ करने से। ऐसे आया, इस वाले पार्ट में और क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर जब सबको मिला और सारे रेज लोगे तो हम केवल दो के कारण ड्रॉ कर रहे हैं, इसको मिला दे तो रे ऐसे आता है। दिस इज योर वेव फ्रंट इन दिस पोर्शन। यहाँ पे ऐसा वेव फ्रंट आया, यहाँ पे ऐसा वेव फ्रंट आया, और इस वाले पार्ट में फिर देखो इसके परपेंडिकुलर यू गेट दिस टाइप ऑफ वेव फ्रंट। तो जब हम इस लाइन को मिलाएंगे तो कैसा आता है, ऊपर वाले पार्ट में इस तरह का वेव फ्रंट है, इस पार्ट में, बीच वाले पार्ट में ऐसे वेव फ्रंट है, एंड फिर नीचे वाले पार्ट में इस तरह से वेव फ्रंट है। सो दिस इज द रफ sketch of the wave front when ray passes through this type of arrangement. So इसमें देख लो मैच करके कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं। एक सेकेंड रुको। So it's this diagram is matching with this one, so its answer is A. So इस केस में A आंसर तुम्हारा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो तो ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चंस तुम्हारे टफ थे ना। ऑब्वियसली इस बार का जो पेपर है वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई था, लेकिन सारे क्वेश्चंस एक ही लेवल के हों ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, जैसे पहले वाला क्वेश्चन था, तुम्हें अगर बेसिक्स आते हैं तो तुम आसानी से इसका आंसर दे सकते थे, है ना। चलो इसका देखो ये पार्ट क्या कह रहा है। एन ओपन ended U tube of uniform cross section area contains water। तो डेंसिटी गिवन है तुम्हें। इनिशियली द water level stands at 0.29 मीटर from the bottom in each arm। सो कह रहा है कि तुम्हारे पास इस तरह का ट्यूब है, वाटर ट्यूब, ध्यान दो। एंड इस वाटर ट्यूब में इनिशियली दोनों साइड, यहाँ पे केवल वाटर रखा हुआ था और शुरू का कंडीशन हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। सो दोनों साइड सेम लेवल पे, यहाँ से यहाँ तक जो वाटर है इसका हाइट तुम्हें गिवन था। इस साइड हाइट कितना गिवन है, 0.29 मीटर फ्रॉम द बॉटम इन ईच आर्म। सो ये हाइट गिवन है तुम्हें 0.29 मीटर ऐसा यूनिट में। सो इस साइड भी 0.29 मीटर, इस साइड भी 0.29 मीटर, इतने हाइट पे दोनों साइड वाटर थे। एंड डेंसिटी ऑफ वाटर तुम्हें गिवन है, दिस इज 1000 इन एसआई यूनिट्स, ये वाला गिवन है। अब आगे क्या बोला देखो, केरोसिन ऑयल ए वाटर इमिसिबल लिक्विड, मतलब वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा है, ऑफ डेंसिटी 800 इज एडेड टू द लेफ्ट आर्म अंटिल इट्स लेंथ इज 0.1 मीटर। अब कह रहा है इसी में इस साइड तुम क्या किए, ऊपर से ऑयल डाल रहे हो, केरोसिन ऑयल डाले। ऑयल डालने के कारण सिचुएशन तुम्हारा ऐसा गिवन है। ऑयल डालना, कितने हाइट तक ऑयल डाले हो, 0.1 मीटर हाइट तक ऑयल है। और उसके बाद जब इस साइड ऑयल डालोगे तो क्या होगा, यहाँ का लेवल, ये लेवल कुछ नीचे जाएगा और ये नीचे जाएगा, तो इस साइड का लेवल क्या होना है, ऊपर राइज करना है। सो मान लो हम कहते हैं कि इस साइड का जो लेवल है, ओरिजिनल लेवल बता रहे हैं, ध्यान देगा, ये वाला जो लेवल है ये यहाँ से x डिस्टेंस नीचे राइज किया। अब लिक्विड क्या है, इनकम्प्रेसिबल, यहाँ से जितना तुम लिक्विड को यहाँ कंप्रेस करोगे उतना ही हाइट यहाँ पे क्या होगा, ऊपर की ओर राइज करेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया था। सो ये जितना नीचे जाना है, ये वाला पॉइंट उतने ही डिस्टेंस से ऊपर की ओर मूव करता। सो मान लो हम कहते हैं कि ये x डिस्टेंस नीचे चला गया, दिस गोज डाउन बाय x डिस्टेंस।
और ये x से नीचे जाएगा तो क्या होना है, ये ऊपर की ओर राइज करता x डिस्टेंस से, दिस विल मूव अप बाय द सेम डिस्टेंस। अब यहां तक आने के बाद अब इसके सिचुएशन को हम दिखा रहे हैं जो डायग्राम में तुम्हें यहाँ गिवन था। तो ये x डिस्टेंस नीचे आने के बाद क्या हुआ, इसके ऊपर इतने डिस्टेंस तक 0.1 मीटर तक केरोसिन डाल दिए। सो ऊपर डालने से ओरिजिनल लेवल जो था वाटर का वो यहां से मूव कर गया x डिस्टेंस। अब x डिस्टेंस से ऊपर कंप्लीटली कितने डिस्टेंस तक, दिस टोटल डिस्टेंस इज गिवन 0.1 मीटर। सो 0.1 मीटर तक तुम दूसरे लिक्विड को डाल दिए जिसकी डेंसिटी 800 गिवन है, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक दूसरा लिक्विड, इस साइड का लिक्विड तुम देख रहे हो ये अब वाटर का लेवल आ गया है ना, दिस वाटर राइजेस। अब यहाँ से वाटर यहाँ आ चुका है, ठीक है। सो वाटर को हम चलो ऐसे दिखा देते हैं, ध्यान से देखना, वाटर को इस कलर से दिखा दे रहे हैं। तो ऐसे हो गया, वाटर पहले इस पोजीशन पे थे लेकिन इधर लिक्विड डाले तो यहाँ का लेवल नीचे और यहाँ का लेवल ऊपर राइज किया। सो यहाँ से यहाँ तक केवल सिंगल लिक्विड है वाटर। लेकिन इधर वाले आर्म में क्या हुआ, देखो इधर वाले आर्म में यहाँ से यहाँ तक तो वाटर है बट उस ऊपर वाले पार्ट में क्या था, केरोसिन ऑयल। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हम लोग जानते हैं यहाँ पे लिक्विड फ्लो नहीं कर रहा, और जब लिक्विड फ्लो नहीं करता है तो उसके सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे इन द सेम लिक्विड प्रेशर इज सेम हॉरिजॉन्टल लेवल एंड इन द सेम लिक्विड बोल रहे हैं। ये नहीं कि यहाँ का और यहाँ का, ये भी हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है बट इस पॉइंट पे लिक्विड और इस पॉइंट पे लिक्विड डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट डेंसिटी के लिक्विड है, इसलिए यहाँ और यहाँ का जो प्रेशर है वो तो सेम नहीं होगा। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल और लिक्विड अगर सेम है तो उस पॉइंट के प्रेशर की वैल्यू इक्वल होती है। तो हम लोग यहाँ पे दो पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। सबसे इजी पॉइंट है तुम्हारा बॉटम वाला पॉइंट, मान लो इस पॉइंट को A कह लो और ये जो बॉटम पॉइंट है इसको B कह देते हैं। एंड नाउ द प्रेशर एट पॉइंट A एंड प्रेशर एट पॉइंट B विल बी इक्वल। सो A पॉइंट का प्रेशर और B पॉइंट के प्रेशर को इक्वेट करेंगे। सो प्रेशर एट A इज इक्वल्स टू प्रेशर एट B। अब देखो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, तो इस पॉइंट पे प्रेशर बाहर से क्या आ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना। सो P नॉट प्लस इस लिक्विड के कारण प्रेशर और प्लस इतने पार्ट के कारण प्रेशर, तीनों प्रेशर को ऐड करोगे। सो बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग P0 लिख दे रहे हैं, दिस इज P0 है ना। एक सेकेंड, सो यहाँ का प्रेशर P नॉट एंड फिर इस लिक्विड के कारण जो यहाँ पे प्रेशर होगा दैट इज H रो G। सो इसका हाइट कितना है 0.1, सो दिस प्लस 0.1, दिस इज H। डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड, इस लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, तो डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड इज 800। सो 0.1 H into rho into the G। so this is H rho G, this is the pressure at point। इसके कारण यहाँ का प्रेशर और प्लस ये बचे हुए पार्ट के कारण प्रेशर, प्लस क्या होगा इस लिक्विड के कारण, ये लिक्विड कितने हाइट का रहा, यहाँ से यहाँ तक 0.29 था जिसमें x डिस्टेंस नीचे चले गए, तो ये जो डिस्टेंस है वो 0.29 माइनस x आया। सो वी राइट 0.29 माइनस x, दिस इज हाइट h into density of this liquid is 1000, so H rho and multiplied by the G factor। so ये तुम्हारा प्रेशर हुआ पॉइंट A पे है ना, इसका प्रेशर ये और ये तीनों का प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ पॉइंट B। B पॉइंट पे क्या होगा, तो B पॉइंट पे देखो एटमॉस्फेयर का प्रेशर P नॉट और इस लिक्विड के कारण यहाँ पे प्रेशर आता। so यहाँ पे लिखेंगे P नॉट प्लस इस हाइट की वैल्यू कितनी, तो हाइट इज 0.29 प्लस x, दिस इज योर h। डेंसिटी ऑफ दिस पार्ट इज 1000 h into rho and multiplied by g, दिस इज द प्रेशर एट पॉइंट B। अब दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, सो देखो P नॉट कैंसिल हो गया एंड G वाला फैक्टर भी दोनों साइड से कॉमन लेके कैंसिल कर लो। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो दिस इज 80, ठीक है, एंड दिस प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.20 सो 290 एंड देन माइनस 1000x इज इक्वल्स टू इस साइड इसको मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, सो 290 एंड प्लस 1000x आ गया, ठीक है। कैलकुलेशन देख लो 290, ठीक है, और यहाँ पे भी 290 एंड दिस मच।
सो अब इसको सॉल्व करते हैं. 290 एंड 290 टर्म्स कैंसिल. सो 80 इज इक्वल्स टू 2000x. सो वी गेट x इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई 2000 एंड ये कट करोगे 2 से कट करो, 2 से 4 हो गया एंड 2 से 100. सो दिस कम्स आउट 0.04. सो x की वैल्यू आ गई 0.04, है ना. x कौन सा डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस हमसे x की वैल्यू आ गई 0.04. अब हमें कैलकुलेट क्या करने बोला, वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ h1 अपॉन h2. तो अब h1 एंड h2 की वैल्यू निकालेंगे. देखो सो नेक्स्ट वन. अब देखो हम कैलकुलेशन इस पार्ट को रब कर रहे हैं, x निकाल चुके हैं, इसको रब कर लेते हैं. So the value of h1, so we get the value of h1 as h1 किस साइड का आर्म था, इधर वाला लेंथ. so इधर वाला लेंथ देखो कितना है, यहाँ से यहाँ तक 0.1 एंड देन प्लस दिस वैल्यू, और ये वैल्यू कितना निकाले हो 0.29 माइनस x. so this is 0.29 minus x. what is the value of x? x is 0.04. ये वैल्यू है. अब इसको सॉल्व कर लो. 0.1 एंड प्लस 0.2 and 9 minus 4 5, है ना. so this comes out 0.35 meter. so this is the height h1. similarly h2 निकाल लेते हैं. h2 की वैल्यू क्या होगी, देखो h2 जो है वो इस साइड का हाइट था. दिस इज 0.29 and plus x. so 0.29 and plus what is the x, 0.04. so this is 0.04 and this comes out 0.33, है ना. this is your h2. so now we have to find the ratio h1 upon h2. so we get h1 by h2 is equal to, h1 is 0.35 and the h2 is 0.33. so this answer is 35 upon 33. so h1 upon h2 is 35 upon 33. its answer is b. ठीक है. सो इसका जो आंसर है वो b के इक्वल है. तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल पास्कल्स लॉ पे, कि अगर लिक्विड रेस्ट में होता है तो सेम लेवल पे प्रेशर की वैल्यू इक्वल होती. सो इस क्वेश्चन को नोट करो. चलो ठीक है. तो आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम की कमी है, तो अभी तो नहीं, फिर हम लोग इससे आगे के क्वेश्चंस को हम लोग अगले वीडियो लेक्चर्स में कवर करेंगे. ठीक है. सो आई होप तुम लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, है ना. सो देख लेना, फिर आगे अगले वीडियो में हम इसको आगे डिस्कस करते हैं, अगले के क्वेश्चंस को. थैंक यू.